नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का संपूर्ण 30 प्रश्नों का पेपर लेकर आया हूं रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए, जो कि आपके जुलाई में है। तो दिन आपके पास ज़्यादा बच नहीं रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी साथियों यहाँ पर आप कर सकते हो। पूरे 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा बिल्कुल साथियों, और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइए कि भाई कितने प्रश्न 30 में से आपने सही किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, रोर्शिया इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु और अभिक्षमता के मापन हेतु। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला प्रश्न है। पूरे बेस्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों इस टेस्ट सीरीज में। 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है। तो देखो, रोर्शिया इंक ब्लॉक टेस्ट एक प्रक्षेपी परीक्षण है जिससे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है साथियों? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अतः पहला विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। किसके द्वारा दिया गया था? हरमन रोर्शिया के द्वारा ये परीक्षण दिया गया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं साथियों, जिस पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन ने, शोनेल ने, बर्टन हॉल ने और सिरिल बर्ट ने। तो देखिए, जो पिछड़े बालक होते हैं साथियों, इनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जिसके द्वारा प्रस्तुत की गई है उनका नाम है सिरिल बर्ट। क्या नाम है साथियों उनका? सिरिल बर्ट उनका नाम है। दूसरा विकल्प आपके चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में बिल्कुल सही रहेगा साथियों। सिरिल बर्ट ने ही शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी। इनके अनुसार पिछड़े बालकों की आयु कितनी होती है? 85 होती है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आपके तीसरा प्रश्न, आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। तो देखिए आगमनात्मक तर्कना साथियों, आगमनात्मक तर्कना में अवलोकन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और सामान्यीकरण भी किया जाता है, लेकिन इसमें कल्पना उपयोग में नहीं ली जाती है। अतः विकल्प नंबर कौन सा आपका सही है? चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा साथियों। आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में कल्पना को शामिल नहीं किया जाता। फोर्थ विकल्प तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, जैविक अधिगम के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत से और मनोलैंगिक अधिगम के सिद्धांत से। तो आपको प्रश्न नंबर 4 में सही आंसर देखना है कि भाई अल्बर्ट बंडूरा, नाम सभी ने सुन रखा होगा इनका साथियों। इनका संबंध किस अधिगम के सिद्धांत से है? तो देखो, मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड का है, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पियाजे का है और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है साथियों? अल्बर्ट बंडूरा का है। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 में आपके पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित और अनुभव केंद्रित। तो प्रश्न नंबर 5 में शिक्षण का सत्तावादी स्तर आपसे पूछा जा रहा है। बताइए प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिए, सत्तावादी स्तर का मतलब शिक्षक केंद्रित से होता है साथियों, जिसमें शिक्षक ही एक्टिव रहता है, शिक्षक ही सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। जैसे व्याख्यान विधि भी क्या है? सत्तावादी स्तर के अंतर्गत आ जाती है साथियों, जिसमें छात्र सक्रिय न रहकर शिक्षक सक्रिय रहे, वही शिक्षण का सत्तावादी स्तर होता है। अतः 5वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 6वां प्रश्न है, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में विकसित हो जाता है? किस अवस्था में विकसित हो जाता है? विकसित शब्द जो है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूटा है। तो शेष अवस्था में, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, वयस्कावस्था के उत्तरार्ध में और किशोर अवस्था में। देखो, अमूर्त चिंतन का संबंध सीधा सा किस अवस्था से लिया जाता है? किशोर अवस्था से लिया जाता है साथियों। मतलब बाल्यावस्था जब खत्म होने लगती है तो उसके बाद में आपका आती है किशोर अवस्था। तो लगभग 11-12 वर्ष का जब बालक होता है तो उस वहीं से वो अमूर्त चिंतन अच्छी तरह से करने लग जाता है और इस अवस्था में बालक में कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। अतः तो साथियों, इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 6 में चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके प्रश्न नंबर 7 है,
विकास की अवस्था चलती है? शैशवावस्था तक, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक या जीवन पर्यंत? साथियों, बात की जा रही है विकास की, तो विकास की अवस्था कब तक चलती है, ऐसा प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। साथियों, चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि जीवन पर्यंत, मतलब जब तक व्यक्ति जीवित रहता है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, मृत्यु तक आप कह सकते हो, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपके प्रश्न संख्या 8 है साथियों, मैकडूगल ने संवेगों की संख्या बताई है। 10, 12 है, 14 है और 15 है। तो मैकडूगल ने जो संवेगों की संख्या बताई है वो आपको प्रश्न संख्या 8 में बताना है। साथियों, मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग होते हैं। कितने? 14 संवेग होते हैं साथियों, और प्रत्येक संवेग का संबंध एक मूल प्रवृत्ति से होता है। प्रत्येक संवेग का संबंध, अर्थात 14 संवेग है तो 14 ही आपके मूल प्रवृत्तियाँ भी है। विकल्प नंबर आपका जो तीसरा है प्रश्न संख्या 8 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 है, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं? संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम और समानता का नियम। तो वंशानुक्रम से संबंधित अनेक नियम चलते हैं, उनमें से वह नियम बताइए जिसमें बालक माता पिता के सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। साथियों, उस नियम को कहा जाता है समानता का नियम। समानता मतलब माता पिता के समान ही संतति का होना, उनके सामान्य गुणों को ग्रहण करना क्या कहलाएगा साथियों? समानता का नियम कहलाएगा। तो 9वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। देखें, 10वें प्रश्न है में क्या पूछा जा रहा है? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, नेतृत्व है और लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है। तो जो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार आपको लगता है कि इसके माध्यम से अधिगम सर्वाधिक होता है साथियों, तो वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए सही आंसर देख लेते हैं आपके 10वें प्रश्न का। साथियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 में चौथा विकल्प सही है। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, क्योंकि हम जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। साथियों, यदि हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा उत्कृष्ट है, मतलब अंतर्मन से हम प्रेरित है, तो बिल्कुल अधिगम की सफलता का आधार भी उसी को माना जाता है। तो इस प्रकार आपके फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता पूछी जा रही है प्रश्न नंबर 11 में। तो पहला विकल्प, अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर बताइए, अधिगम की विशेषता इनमें से कौन से विकल्प में है? साथियों देखो, अधिगम सार्वभौमिक भी होता है और जीवन भर चलता रहता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो सीखता रहता है, और यह विकास एवं परिवर्तन दोनों चीज़ों में समाहित है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है, और यह सक्रिय होता है। अर्थात ये चारों ही विकल्प सही है साथियों। तो उक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 11 में, यही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 11 का। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षक अपने संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम या आंशिक क्रिया का नियम? तो बताइए प्रश्न नंबर 12 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? तो देखो, प्रश्न को समझोगे तो आसानी से इसका बिल्कुल सही उत्तर दे सकते हो साथियों। 12वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, आंशिक क्रिया का नियम इसका सही आंसर है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है, मतलब विषय वस्तु को छोटी कर दिया जाता है, मतलब आंशिक क्रिया का नियम इसमें लागू हो रहा है। आंशिक क्रिया मतलब जो विषय वस्तु है इसको छोटे छोटे भागों में करके और बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, उनको पढ़ाना।
तो यही है आपके आंशिक क्रिया का नियम। विकल्प नंबर 4 प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। सबसे ऊंचे प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? ऊंचे प्रकार का, सबसे उच्च या ऊंचे प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? अप्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्म चिंतन, काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर होगा? सबसे उच्च प्रकार का चिंतन इनमें से कौन सा है दिए गए विकल्प में से? तो देखो, काल्पनिक चिंतन तो सबसे उच्च प्रकार का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रत्ययात्मक या अप्रत्यक्षात्मक या तार्किक, इनमें से ही आपका एक सही उत्तर है। तो 13वें प्रश्न में जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 4। तार्किक चिंतन सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। कौन सा चिंतन? तार्किक चिंतन। 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 14। साथियों प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए? पिटाई का डर दिखाकर, परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर, छात्रों की समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर और घर पर शिकायत करके। तो देखो, आपको छात्रों से ऐसा कार्य कराना है जिसमें छात्रों की रुचि कम है या नहीं है। फिर भी जरूरी थोड़ी है कि हर एक कार्य में छात्रों की रुचि हो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो साथियों इस प्रकार के कार्य को आप कैसे कराओगे एक शिक्षक होने के नाते, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 14 में जो सही उत्तर रहेगा, देखो, पिटाई का डर दिखाना पूर्णतः गलत है, फेल करने की धमकी देना बिल्कुल ही गलत है, छात्रों की समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर। जी हाँ, तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 15 को देख लेंगे साथियों। 15वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की किन भिन्नताओं का पता लगाया जाता है? शारीरिक भिन्नता का, मानसिक भिन्नता का, आर्थिक भिन्नता का और सामाजिक भिन्नता का। तो प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, जो बुद्धि परीक्षण होते हैं इनके द्वारा हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा शारीरिक भिन्नता का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि बुद्धि परीक्षण का संबंध तो मानसिक विकास से है। तो अर्थात बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हम किन भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं? मानसिक भिन्नताओं का पता हम लगा सकते हैं, क्योंकि साथियों बुद्धि परीक्षण ये बताते हैं कि भाई ये इंटेलिजेंट है, ये सामान्य है, ये प्रतिभाशाली है, ये सर्जनशील है, ये पिछड़ा है, ये मंदबुद्धि है, या इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, या इसमें इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा है। तो ये सारी इन सभी चीज़ों का संबंध मानसिक विकास से होता है, इसलिए दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या शर्मिला होता है? साथियों ऐसा माना जाता है कि जब बालक शैशवावस्था में होता है, कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, तो उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, वह एकांत में खेलना पसंद करता है, दूसरे बच्चों को अपने खिलौने से नहीं खेलने देता है। तो शेष अवस्था में उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका सामूहिकता में विश्वास बढ़ता जाता है और साथियों वह समूह बनाकर खेलने लग जाता है और उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है। इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न नंबर 16 का सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। यहाँ पर देखिए 100 टेस्टों की निःशुल्क सीरीज मैंने चला रखी है। पेपर नंबर 69 है ये, इसके बाद में 31 टेस्ट आना और बाकी है आपके साइकोलॉजी के। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके 17वां प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है खिलौनों को तोड़ने में, खिलौनों को जोड़ने में, पुस्तकें पढ़ने में और सबके साथ मिलजुल कर रहने में। तो जिन बालकों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है उनकी रुचि किस चीज़ में होती है? प्रश्न नंबर 17 में आपको ये बताना है साथियों। देखो, खिलौनों को तोड़ना और जोड़ना ये मूर्त बुद्धि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों? ये मूर्त बुद्धि का। लेकिन पुस्तकें पढ़ना अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है। जो बालक पुस्तकें अधिक पढ़ते हैं उनमें अमूर्त बुद्धि अधिक पाई जाती है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 18वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 18 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। इनमें सीखने की गति धीमी होती है। यह बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं।
इनमें लघु और दान विस्तार होता है और यह शारीरिक विकास में पिछड़ जाते हैं। तो 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। जो बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसकी कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं दे रखी है साथियों। तो देखो, मानसिक रूप से पिछड़ा है तो सीखने की गति बिल्कुल धीमी होती है, सही है, क्योंकि वो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो धीमी गति से सीखेगा। संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तो एक तो ये हो सकता है। इनमें लघु और दान विस्तार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये शारीरिक विकास में पिछड़ जाते हैं। तो 18वें प्रश्न में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दूसरे और चौथे विकल्प में साथियों, क्योंकि शारीरिक विकास में पिछड़ जाए ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं साथियों, वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। इसलिए पहले हम जाएंगे दूसरे विकल्प पर और बाद में जाएंगे चौथे विकल्प पर। तो सेकंड विकल्प पे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अगर 18वें प्रश्न में आपको लगता है कि चौथा सही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा साथियों अपने विचारों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। किंडरगार्टन विधि, योजना विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और व्याख्यान विधि। तो देखो, जो बालक प्रतिभाशाली होता है साथियों उनके लिए किंडरगार्टन तो छोटे बच्चों के लिए होती है साथियों, पाठ्यपुस्तक विधि भी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ना ही व्याख्यान, बल्कि योजना विधि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न संख्या 19 में, आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने साइकोलॉजी का जो 68वां टेस्ट डाला था तो उसमें साथियों एक प्रश्न में मिस्टेक हुई थी, मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था और उस प्रश्न को यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है ताकि आपके वो चीज़ गलत नहीं हो किसी भी हालत में। हालांकि मैंने टेलीग्राम पर भी उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया था। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, परीक्षा में असफल होने का कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया। यह समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है? पलायन है, प्रत्यावर्तन है, प्रक्षेपण है और क्षतिपूर्ति है। तो भाई देखो, परीक्षा में असफल होने का कारण कि बालक परीक्षा में असफल हो चुका है। अब वो क्या कारण बता रहा है कि भाई मैं परीक्षा में इसलिए असफल हुआ हूँ क्योंकि पेपर एक तो बहुत कठिन आया था और दूसरी चीज़ कि जिसने मेरी कॉपी चेक की उसने सही ढंग से कॉपी चेक नहीं की, नहीं तो मैं पास हो जाता। तो मतलब उसने खुद की कमी नहीं बताई है साथियों, प्रश्न पत्र की और परीक्षक की कमी बताई है। मतलब अपनी कमी को दूसरों के ऊपर वो ढोल रहा है, तो इसको प्रक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रक्षेपण कहते हैं। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 21 में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है? मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि है संचय, अभिलेख, प्रश्नावली, बुद्धि परीक्षण और आत्मकथा। बताओ इनमें से मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से प्रमापीकृत विधि का चयन कीजिए साथियों प्रश्न संख्या 21 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 21वें प्रश्न का। साथियों, यहाँ पर संचय, अभिलेख, प्रश्नावली और आत्मकथा तीनों ही अप्रमापीकृत विधियों में आती है। किसमें? अप्रमापीकृत विधियों में आती है। लेकिन जो बुद्धि परीक्षण है ये प्रमापीकृत में आता है। किसमें आता है? ये प्रमापीकृत में आता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 22वां प्रश्न, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की रुचि का न होना और छात्रों के लिए कठिन होना। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में सही उत्तर है? तो देखो, जो नैदानिक परख पत्र होता है इसके माध्यम से हम क्या मालूम कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 22 में ये पूछा जा रहा है आपसे। साथियों, रुचि का न होना, कठिन होना या पृष्ठभूमि का अभाव, इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं किया जा सकता है नैदानिक परख से, बल्कि छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा जो त्रुटियां, विशेष प्रकार की जो त्रुटियां की जाती है, मतलब छात्रों की जो कमियां हैं उसको आप नैदानिक परख पत्र के जो माध्यम से मालूम कर सकते हो। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। आपके 23वां प्रश्न देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन करना, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना,
कार्यप्रणाली में सुधार करना और ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा आप नहीं कर सकते हैं उसका चयन प्रश्न नंबर 23 में करना है। तो बताओ प्रश्न नंबर 23 का कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन कर सकते हैं, व्यावहारिक समाधान निकाल सकते हैं, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देने का कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से नहीं किया जाता है। अतः चौथा विकल्प आपके 23 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न, RT 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात होगा 30, 40, 45 और 50। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पिछली बार रीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था साथियों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके 30। प्रथम विकल्प 24 में सही है। कैसे? सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 24वें में प्रथम विकल्प सही है। देखो, अगर यूँ कहता कि RT 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कक्षा 1 से 5 तक छात्र संख्या 200 से अधिक है तो छात्र और शिक्षक अनुपात 40:1 होता है, लेकिन छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर, लेकिन नॉर्मली पूछे तो छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता है। 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है लेवल यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है, तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है, 30 और 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 25, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है धर्म में, यौन संबंधों में, विद्यालयों में और मानव शरीर में। तो 6 से 10 मतलब बालक स्कूल जाना प्रारंभ इसी अवस्था में करता है। तो साथियों यौन संबंधों में, इसमें तो सुषुप्त अवस्था होती है, तो इसमें साथियों यौन संबंधों में रुचि लेना आरंभ नहीं करता है, बल्कि वो विद्यालयों में रुचि लेना आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार 25वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 26वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान की तरह होता है जो अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतना के 3 स्तर पाए जाते हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और व्यवहारवाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही है साथियों। देखो, सिद्धांत की बात की जा रही है कि मानव मस्तिष्क बर्फ की चट्टान की तरह है जो अधिकांश पानी में डूबी रहती है और उसमें चेतना के 3 स्तर पाए जाते हैं। तो साथियों इस प्रकार का जो ये सिद्धांत है ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, जिसको किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। विकल्प 3 आपके 26वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। 26वें में आपके तीसरा विकल्प सही है। 27वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 27 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसको कहा जाता है? सुसरो को, फ्रांसिस गाल्टन को, वुडवर्थ को और थॉर्नडाइक को। तो साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नता होती है वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। वो भिन्नता शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, नैतिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है या और अन्य कोई प्रकार की हो सकती है। साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं। किसको कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो विकल्प आपके यहाँ 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन प्रकार किसने बताए हैं? हिप्पोक्रेट्स ने, शेल्डन ने, क्रेचमर ने और यूंग ने। साथियों ये प्रश्न मैंने कल पूछा था, तो वहाँ पर आलपोर्ट गलती से बता दिया था, जाने कैसे बताया था मुझे भी पता नहीं है, बट उसमें फिर मैंने उसको देखा तो बिल्कुल लगा कि यार ये कैसे हो गया। फिर मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए थे कि भाई व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने दिए हैं साथियों, और यहाँ पर इसलिए मैं इस प्रश्न को दोबारा लेकर आया हूँ। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन प्रकार हिप्पोक्रेट्स के द्वारा बताया गया है। 28वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट प्रश्न साथियों, 29वां प्रश्न है आपके, समायोजन की प्रक्षेपी विधि किस विकल्प में है? राधा मंच पर नृत्य करती है, मोहन सोहन को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, राम रीट के पेपर में फेल हो जाता है और सोहन के नंबर कम आने पर कहता है कि अध्यापकों ने हमें नहीं पढ़ाया था। तो देखो प्रक्षेपी विधि की बात की जा रही है समायोजन की साथियों, जिसमें दूसरे पर आरोप लगाने का कार्य किया जाता है,
वो है विकल्प नंबर 4 में। तो सोहन के नंबर कम आने पर कहना कि अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया था, यह समायोजन की प्रक्षेपी विधि है। विकल्प नंबर आपके 4 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं साथियों। और एक और चीज़ ये है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन प्रदान करिएगा। चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आरटी के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं? 20, 25, 30 और 40। तो देखो आरटी 2009 कहती है कि साथियों जो निजी मतलब जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं उनके 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान उन प्राइवेट विद्यालयों में भी की जाएगी, चाहे वो उसमें कितनी भी फीस क्यों ना हो, उनको पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी साथियों। 30वें में आपके दूसरा विकल्प सही है। तो इस प्रकार आपके 69 टेस्ट ये कंप्लीट होते हैं साथियों। अब आपके 31 टेस्ट और साइकोलॉजी के आना बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।